गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी मेथड्स पढ़े थे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल सॉल्यूशन के, जिसमें कनेक्शन रिमूवल मेथड, सिमेट्री मेथड, जंक्शन और भी इनफाइनाइट सीरीज मेथड, ये सब हमने काफ़ी पढ़े हैं और हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। देखिए, मैंने एक असाइनमेंट लिखा है जिसमें ओनली 4 क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पहले में हमने ये एक पिरामिड बनाया। पिरामिड देखिए, डॉट डॉट लाइन है, मीन्स यूँ जा रहा है और वहाँ से ऐसे आ रहा है, जिसमें 6 रेजिस्टेंसेज लगाए गए हैं। तो देख लीजिए, ABCD पिरामिड है और इसमें रेजिस्टेंसेज की वैल्यू लिखी हुई है। आपने नेट रेजिस्टेंस A और B के बीच में निकालना है, R इक्विवेलेंट। हिंट लिख रखी है मैंने। सेकंड के अंदर हमने एक सर्किट बना दिया, ये आप देख पा रहे हैं। इसका R इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में, इसकी भी हिंट लिख दी हमने। तीसरे में हमने क्या किया, एक और सर्किट बनाया, ABCDEF। ये R1 है और ध्यान से देखना, A और D के बीच में R2 है, B और E के बीच में R2 है, C और F के बीच में R2 है। ये केवल 3 रजिस्टर हमारे पास R2 हैं, बचे हुए सारे R1 हैं। आपने R इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में। दूसरा निकालना है B और C के बीच में। इसमें 2 हमने पार्ट बता दिए, दोनों के मेथड भी बता दिए। पहले वाले के अंदर आप लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और दूसरे में आप लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ठीक है। अगला ये एक और सर्किट बनाया जिसमें हमने A और B 2 अलग अलग पॉइंट लगाए और इसमें हमने क्या किया, इसमें भी आपसे एक हिंट पूछी कि जो आपने है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री मेथड लगाना है A और B के बीच में, और अगर आप ये ना लगाओ तो आप कनेक्शन रिमूवल मेथड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको दिया, आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और उसके बाद नया असाइनमेंट आप बाद में मिलेगा। पर उससे पहले हम एक टॉपिक करवा देते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से भी आप रेजिस्टेंस सीरीज, पैरेलल, करंट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ये सब आप निकाल सकते हो किरचॉफ्स लॉ का यूज करके भी। और किरचॉफ्स लॉ शुरू करने से पहले मैं 1-2 पॉइंट बेसिक आपको बताऊंगा जो उस किरचॉफ्स लॉ में सबसे ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जंक्शन के बारे में बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है, सर्किट के अंदर जंक्शन क्या होता है। तो देखिए बेटा, नाम से पता चल रहा है जंक्शन। जैसे कि जंक्शन हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर 3 और 3 से ज़्यादा कंडक्टर मीट करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, हम रेलवे जंक्शन बोलते हैं। तो आपको पता होगा रेलवे जंक्शन उसको बोला जाता है जहां पर ट्रेन 3 या 3 से ज़्यादा जगह के लिए जाती हो। इसका मतलब है कि यहाँ से आई और सीधी कहीं और निकल गई, तो वो रेलवे जंक्शन नहीं होता है, वो रेलवे स्टेशन होता है। कि एक स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन आएगी और सीधी निकल जाएगी। जंक्शन का मतलब है कि यहाँ से ट्रेन इस रास्ते भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, या किसी और रास्ते भी जा सकती है, उसको जंक्शन बोला जाता है। तो सेम पॉइंट यहाँ पर है और वही जंक्शन का हम इसमें यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ ए जंक्शन in a circuit is a point, समझ जाओगे आप, वैसे काफ़ी इजी है, where 3 or more conductors or more conductors मीट। मतलब जहां 3 और 3 से ज़्यादा कंडक्टर मिले, मतलब कहीं से करंट आए और कहीं से करंट चला जाए। 3 और 3 से ज़्यादा, 2 नहीं। तो जैसे कि आपने एक वायर इधर से ले ली, एक इधर, दोनों को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद आप इसको जंक्शन नहीं कह सकते, एक और वायर होनी जरूरी है, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जंक्शन का दूसरा नाम आप ये कह सकते हो कि इसको नोड्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है भाई, नोड्स, और ब्रांच पॉइंट भी बोलते हैं। एक ही बात है, ये सारे इसी के ही नाम है, समझ आ गया। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा लूप। तो लूप भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। लूप क्लोज पाथ होता है, हम इसमें लूप भी पढ़ेंगे। लूप इज एनी क्लोज पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से चले और आप वापस सर्किट के अंदर यूँ घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, दैट इज लूप। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई भी एक सर्किट बना देते हो। मान लीजिए आपने कहा कि ये हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, ऐसे मैं कोई भी एक सर्किट बना रहा हूँ यूँ, एक मैंने यहाँ पर बना दिया, फिर एक रजिस्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक सेल यहाँ पर लगा दिया मैंने, एक रजिस्टर मैंने यहाँ लगा दिया, R1 R2 R3 R4 R5, ये V1 ये V2, ऐसे बता दिया मैंने। अब मैंने ये लिखा A B C D E एंड F। अब मैंने ये पॉइंट लिख दी। अब जब लूप की बात की जाती है तो आपने कहा कि सर हम है ना सी पॉइंट से शुरू करेंगे और सी से डी की तरफ जाएंगे, तो सी डी, डी से फिर जाना है ई, ई से जाना है एफ, और एफ से वापस सी। और आप ये भी कह सकते थे कि सर हम तो सी डी ई एफ, एफ से सी नहीं जाएंगे, एफ से ए जाएंगे। अब जा सकते हो ए से फिर बी जाना पड़ेगा और बी से फिर सी जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई कि जिस पॉइंट से आप शुरू करो वहीं पर, जरूरी नहीं है सी से शुरू करो, आप ए से शुरू कर दो, बी से, कहीं से भी कोई भी लूप बनानी है तो जिस पॉइंट से चलना शुरू करो उसी पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है। तो बेसिक मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमें ये 2 पॉइंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो पढ़ने थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स जंक्शन रूल। क्या पढ़ेंगे भाई हम? किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। ये सब इसी के ही नाम है, करंट लॉ कह दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसको मैं KCL से लिखूंगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। कहीं पर भी अगर मैं करंट लॉ अप्लाई करूंगा तो मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू KCL सीधा। अब आपने ध्यान भी रखना है कि ये क्या है, इसके बहुत सारे नाम हैं जो हम अपनी बुक में भी पढ़ेंगे। ये जंक्शन भी बनाता है, ये फर्स्ट लॉ भी है, करंट लॉ भी है, केवल करंट का यूज होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल हमें मालूम होना चाहिए। इसके अंदर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इट द एल्जेब्रिक सम, बिल्कुल छोटा सा रूल है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 कह सकते हो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू द जंक्शन, ये लिख दीजिए, इनटू द जंक्शन इज 0, ये कहना है। इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, और I कहाँ पर है? जंक्शन पर। ये ध्यान रखना है बस, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। एक जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने क्या लिया, मैंने कहा कि भाई एक वायर यूं आ रही है जिस वायर के अंदर करंट है I1। कितना करंट है भाई? I1। ठीक है, एक दूसरी वायर है, इसमें करंट जा रहा है I2। एक तीसरी वायर है, यहाँ से देखा तो इसमें करंट आ रहा था I3 ले लेते हैं। एक और वायर मैं बना देता हूँ, यहाँ से एक वायर बाहर जा रही है, यहाँ से एक करंट जा रहा है I4। मेरी बात समझ गए? अब यहाँ पर ये कहता है कि ये पॉइंट जो है ना, ये जंक्शन है। ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है। इस जंक्शन पर जो नेट करंट होगा वो 0 होगा। तो उससे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन,
तो साइन कन्वेंशन के लिए आपने क्या ध्यान रखना है इसमें आपने ध्यान रखना है जो करंट किसी भी जंक्शन के ऊपर मिल रहा है उसको आपने पॉजिटिव लेना है, और जो बाहर जा रहा है उसको आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। मतलब आप ये कह सकते हो द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव, पहला पॉइंट। एट ए जंक्शन इज टेकन, जो जंक्शन पर करंट मीट कर रहा है उसको हमने क्या लेना है, टेकन पॉजिटिव। और करंट डाइवर्टिंग, मतलब जो करंट बाहर निकल रहा है जंक्शन से उसको कैसे लेना है, नेगेटिव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये जंक्शन है, यहाँ I1 करंट जंक्शन के अंदर जा रहा है तो कैसा लेना है भाई, पॉजिटिव लेना है। I2 जंक्शन से बाहर जा रहा है, कैसा लेना है, माइनस लेना है। I3 जंक्शन के अंदर जा रहा है, प्लस I3। I4 जंक्शन से बाहर जा रहा है, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। यही तो समीशन होता है, यही इसका सम मतलब होता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 हो गया। ये क्या है, करंट मीटिंग एट जंक्शन। ये क्या है, करंट मीटिंग एट जंक्शन। और I2 और I4 क्या है, बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, करंट डाइवर्टिंग एट जंक्शन। करंट डाइवर्टिंग फ्रॉम जंक्शन, सॉरी, फ्रॉम जंक्शन। समझ आ गया भाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम इसकी स्टेटमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट डाइवर्टिंग फ्रॉम द जंक्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि जो आप किरचॉफ्स रूल पढ़ रहे हो, इस किरचॉफ्स रूल ये किसके बेस पर काम करता है, ये किस बेस पर काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड करता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई करंट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से चार्ज आया, यहाँ से भी चार्ज आया और यहाँ चार्ज चला गया। तो जितना चार्ज इस जंक्शन पर आया उतना ही चार्ज वहाँ से बाहर चला गया, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। और उस जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज बाहर चला जाएगा। ये कंजर्वेशन रूल है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट में चार्ज आ गया और कम अमाउंट में बाहर गया, या कम अमाउंट में चार्ज आया और ज़्यादा अमाउंट में बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो पहला रूल है वो किसके ऊपर बेस होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है। हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके बेस पर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या कह दिया, यहाँ पर मैं अलग अलग डायरेक्शन में करंट भी दिखा रहा हूँ। मैंने कह दिया यहाँ से 15 एम्पियर करंट है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट की वैल्यू आ रही है। उसके बाद करंट की यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से फिर डायरेक्शन उधर चली गई, यहाँ से डायरेक्शन इधर है और यहाँ से डायरेक्शन इधर है। यहाँ एंट्री हो रही है 3 एम्पियर करंट की। तो आपने यहाँ बताना है कि कितना करंट इधर जा रहा है, आपने इस आई की वैल्यू को बताना है। आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड आई। तो आप एक बात ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से कितना करंट एंटर कर रहा है, 5, ऊपर चला गया। यहाँ से कितना आया, 15। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपने ये देखना है कि नेट इनकमिंग कितनी है और नेट आउटगोइंग कितनी है। अगर हम देखें 3 एम्पियर भी इनकमिंग है, 15 एम्पियर भी इनकमिंग है, 5 एम्पियर भी इनकमिंग है, अकेला आई बाहर जा रहा है। मतलब करंट मीटिंग एट द जंक्शन मतलब कितना मीट कर रहा है भाई,
15 + 3 + 5 हो गया इज इक्वल टू करंट आउट गोइंग, बाहर कितना जा रहा है आई, तो हमने क्या कह दिया आई इज इक्वल टू 23 एम्पियर। मेरी बात समझ आ गई। आप क्या कहोगे 5 एम्पियर उधर चला गया, एंट्री कर रहा है इधर, 5 + 50 20 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, तो 23 इधर हो गया, 23 इधर आएगा। अब इधर जा रहा है, इधर तो जा ही नहीं रहा कोई भी करंट, क्योंकि करंट तो केवल इधर ही जा रहा है। हमने केवल एरो का साइन लगा रखा है क्योंकि वहाँ से करंट की डायरेक्शन तो दिखानी ही है। समझ आ गया भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे बताता हूँ। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, पेज नंबर 41। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं एक और कनेक्शन करता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं 1 2, थोड़ा समझना है, और 2 यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ 1 2, और एक कनेक्शन यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने तो या रूल लगाना है ना, मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पर है भाई 15 एम्पियर करंट, ठीक है, यहाँ से एंट्री कर रहा है 3 एम्पियर करंट। अब मैंने ये कहा कि यहाँ से बाहर निकल रहा है 5 एम्पियर करंट। अब और मैं एक और बता देता हूँ आपको, यहाँ से मान लीजिए 8 एम्पियर है, और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैंने अलग अलग जगह पर मैंने कहा यहाँ जो करंट है वो I1 है, यहाँ जो करंट है वो I2 है, और इसमें जो करंट है वो I3 है, और इसमें जो करंट है वो I4 है। ठीक है भाई, तो इन सभी के बारे में आपने बताना है। ये आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड I1 I2 I3 एंड I4। क्लियर? अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ जंक्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए 3 वायर हैं, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, नाम रख दिया A, दूसरा जंक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको रख दिया B, तीसरा जंक्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ रख दिया C, यहाँ रख दिया आपने D। अब आपने कहा कि यहाँ पर 8 एम्पियर करंट आ रहा है। अब क्या कहोगे भाई, ये जंक्शन बन गया, जंक्शन बन गया तो टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट एंड डाइवर्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आप क्या कहोगे, यहाँ से अगर यहाँ हम सॉल्यूशन करें तो आप कहोगे एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए। आपने क्या कहा भाई, यहाँ से करंट बाहर जाएगा, आप क्या कहोगे भाई 15 एम्पियर एंटर कर रहा है, और भाई 8 एम्पियर प्लस I2 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 एम्पियर। समझ आ गया? अब करते हैं एट जंक्शन बी। अब आपने जंक्शन बी की बात करी, आपको पता चल गया I2 कितना आ रहा है भाई 5 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो ये करंट कहाँ जाएगा, इस वायर में बाहर निकलेगा, और ये कितना निकल रहा है I3, मतलब जो एंटर कर रहा है, तो क्या कहोगे 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर तो एंटर कर रहा है, और I3 कहाँ है, बाहर जा रहा है, मतलब कितना आ गया 8 एम्पियर। अब आपको पता चल गया कि ये भी 8 एम्पियर है। अब आपने क्या कहा कि भाई एट पॉइंट डी, या लिख देते हैं एट जंक्शन डी, आपने जंक्शन डी की बात कही भाई। अब डी पॉइंट पर हमने क्या कहा भाई, यहाँ से करंट आ रहा है 8 एम्पियर, और यहाँ नीचे की तरह दिखा रखा है 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है भाई I4। अब जो करंट मीट कर रहा है वो तो पॉजिटिव लेना है 8 एम्पियर, जो बाहर जा रहा है वो I4, और नीचे की तरफ कितना चला गया बाहर 5 एम्पियर। मतलब आपने क्या कहा भाई I4 कितना आ गया आपके पास 3 एम्पियर। बोलो आ गया कि नहीं? अब इसी तरह से सी पॉइंट पर आ जाओ, क्या कहोगे एट जंक्शन सी। सी जंक्शन पर हमने क्या देखा I3 एंटर कर रहा है सी में,
i4 एंटर कर रहा है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या लिखेंगे i3 प्लस i4, और i1 क्या होगा फिर तो बाहर जाएगा, i1 बाहर जाएगा। मेरी बात समझ गए। अब i3 कितना है 8, i4 कितना है 3, 8 प्लस 3 कितना लिख दिया 11 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई i1, सॉरी i1 था ना ये तो। क्लियर है। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है। कोई भी सर्किट किसी भी तरह से आपको दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, और आपने उसका सॉल्यूशन बताना है। और दूसरी बात एक और, ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जंक्शन लॉ के अंदर काफ़ी बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया जाता है और उस क्वेश्चन को पोटेंशियल के टर्म में दे दिया जाता है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि हम एक डायग्राम बना रहे हैं, मैंने ये कहा भाई ए पॉइंट है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 2 ओम, इसके आगे मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ, इसको भी मान लीजिए हमने 2 ओम ले लिया, और मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के साथ एक स्विच ऑन लगा दिया, की भी कह सकते हो, स्विच कह सकते हो, और इसको मैंने अर्थिंग दिखा दिया, ठीक है। ध्यान से समझना है, क्लियर हो जाएगा भाई। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर ए पॉइंट पर मैंने कहा कि मैं 20 वोल्ट ले लेता हूँ, ये मैं बी पॉइंट लिख देता हूँ, बी पॉइंट पर मैं कह देता हूँ कि मैंने इसको 5 वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया भाई 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, जंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब मान लीजिए आपने ये कहा कि करंट यहाँ से जा रहा है I1, अब ये जंक्शन आ गया, जंक्शन पर I1 गया, I1 फिर हम क्या कहेंगे भाई, एक तरफ जा रहा है I2 और एक तरफ कितना जा रहा है I3, तो ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से कितना जा रहा है। आपने कहा कि मान लीजिए I1 इधर जा रहा है और I2 इधर आ रहा है, तो I3 इधर जाएगा, वो तो डायरेक्शन तो हमें पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव आता है कौन सा पॉजिटिव आता है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। व्हेन स्विच S इज क्लोज, ये लिखा मिलेगा, व्हेन स्विच S is closed, then find current pass through it। आपने ये बताना है कि इस सर्किट के अंदर से कितना करंट पास हुआ। अब आप क्या करोगे भाई, जैसे यहाँ से I1 दिखा दिया, अब आपकी मर्जी है, यहाँ से इधर भी करंट दिखा सकते हो और उधर भी दिखा सकते हो, ये आप कह सकते हो। जैसे ही आप उधर दिखाओगे तो इसको क्या कह दिया आपने I2 करंट, और इधर कितना चला गया I3 करंट। आप जैसे स्विच को ऑन करोगे तो ये अर्थ है, अर्थ की पोटेंशियल को क्या कहते हो भाई 0 वोल्ट, और यहाँ पोटेंशियल को आपने क्या मान लिया V वोल्ट, इस जंक्शन पर पोटेंशियल को क्या मान लिया भाई V वोल्ट। भाई देखो सीधी सी बात ये है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कहेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, बोलो कहेंगे कि नहीं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा है भाई किरचॉफ्स करंट लॉ। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया। अब आप एक बात बताइए, I1 निकालना चाहते हो भाई, इधर है 20 वोल्ट, इधर है V वोल्ट, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिखेंगे तो करंट आ जाएगा। आपको पता है I1 इज इक्वल टू भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 20 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। इसी तरह से I2 निकालोगे तो I2 तो इस ब्रांच में जा रहा है, तो ये हाई टू लो जाता है ना, तो V माइनस 5 करना पड़ेगा भाई, V माइनस 5 अपॉन करंट कितना है 4 ओम। इसी तरह से आपने ये एम्पियर में आ रहा है, उसके बाद I3 निकालोगे, सिमिलर I3 करंट नीचे जा रहा है तो मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या लिखेंगे V माइनस 0 अपॉन कर रेजिस्टेंस कितना है 2। तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास भाई 20 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा V माइनस 5 अपॉन 4 प्लस V बाई 2। अब आप एलसीएम ले लीजिए,
एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 आएगा तो v माइनस 5 प्लस 2v, तो क्या लिख देता हूँ इसको 3v माइनस 5 अपॉन 4 हो गया। तो क्या करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में 40 माइनस 2v इज इक्वल टू 3v माइनस 5 मीन्स 5v इज इक्वल टू 45 और v इज इक्वल टू क्या आ गया 9 वोल्ट। हमने यहाँ से v की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर हमें पता चला कि ये कितना आ रहा है 9 वोल्ट आ रहा है। तो 9 वोल्ट आ रहा है तो अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। आपको v मालूम हो गया ना, तो 20 माइनस 9 11/2 वोल्ट 11/2 एम्पियर। तो I1 कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 9/2 11/2 एम्पियर। इसी तरह से I2 निकालना है, v 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4 हो गया, 4/4 क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इसी तरह से I3 निकालना है, I3 निकालेंगे तो 9/2 एम्पियर। बोलो हो गया कि नहीं। तो तीनों करंट आ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा और अलग भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये हमारे पास क्या है भाई किरचॉफ्स करंट लॉ। हमने किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में आपको समझाया है। नेक्स्ट हम आपको क्या बताएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है भाई, अभी अगले वीडियो में मैं आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताऊंगा।